हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा। टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत है। और हम आज के दिन पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान और रचना और उनके नायक। तो चलिए पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे स्किनर के बारे में। स्किनर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, और आज तक हमने जितना सिद्धांत पढ़ा वो सारे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक। किसके? अधिगम के। और अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक। तो ये सारे किसके सिद्धांत हैं? तो अधिगम के सिद्धांत हैं। चलिए पढ़ते हैं स्किनर के बारे में। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और इन्होंने ही आरएस थ्योरी को दिया है, आरएस थ्योरी, ठीक। और अगर पूछ लेगा एसआर थ्योरी को किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने, ठीक। और जो है स्किनर जो है, इसका उल्टा है आरएस थ्योरी। देखिए जहाँ पे, देखिए यहाँ पे एस आगे है, तो जो आगे रहेगा वो किसका है? थॉर्नडाइक का है। और उसका उल्टा क्या है? स्किनर का, आरएस थ्योरी। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है इस सिद्धांत का प्रतिपादन, देखिए ये जो स्किनर है ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। और स्किनर का पूरा नाम क्या है? तो बीएफ स्किनर। क्या है? बीएफ स्किनर, ठीक। ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि बीएफ स्किनर थे या सीएफ स्किनर थे। तो यहाँ पे आप जो है बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम है, और यही लगाएंगे, बीएफ स्किनर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। और जो थॉर्नडाइक हैं वो भी कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर, ठीक। क्या थे? प्रोफेसर थे। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही किया था 1938 में, ठीक। किसमें? 1938 में। और जो यह सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। और इसे हम कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत या साधक अनुबंध के नाम से भी जानते हैं। किसको? क्रिया प्रसूत अनुबंधन को। और ये भी पेपर में पूछा जा चुका है कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता और साधक अनुबंध, किसका नाम है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का क्या नाम है? दूसरा नाम है, ठीक। इसी को हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि अनुक्रिया या उद्दीपक का सिद्धांत, अनुक्रिया या उद्दीपक का सिद्धांत। और जो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या है? अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। किसको? अनुक्रिया को। आरएस थ्योरी जो है उसमें क्या आता है? पहले अनुक्रिया आती है और उसके बाद क्या आता है? उद्दीपन। तो यहाँ पे इन्होंने पहले अनुक्रिया को यानी कि आर को महत्वपूर्ण माना है, ना कि एस को, ठीक। स्टिमुलस को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना है, आर को महत्वपूर्ण माना है। और जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने उद्दीपक को महत्वपूर्ण माना है, अनुक्रिया को नहीं माना है। और वही इन्होंने उनके नियम पर ही इसका नियम दिया है कि उद्दीपक वहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? अनुक्रिया महत्वपूर्ण है, ठीक। घोर आलोचना की है किसकी? थॉर्नडाइक की। किन्होंने की है? तो स्किनर ने की है, क्योंकि उन्होंने उद्दीपक को क्या माना था? महत्वपूर्ण माना था। इसलिए उन्होंने बताया, स्किनर ने बताया कि उद्दीपक महत्वपूर्ण नहीं है, अनुक्रिया महत्वपूर्ण है, ठीक। इन्होंने जो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक क्या किया? प्रयोग किया था किस पर? तो चूहे पर। पहले किया था चूहे पर प्रयोग, ठीक। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं, फिर बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखिए बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। और बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर किया। पहले इन्होंने चूहे पर किया था, उसके बाद क्या किया था? कबूतर पर, ठीक। पहले इन्होंने चूहे पर किया था, किसमें? तो 1938 में चूहे पर किया था, और 1943 में कबूतर पर, ठीक। इसको आपको याद में रखना है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत।
प्रवर्तक कौन है इसके, तो BF स्किनर है और अमेरिका के रहने वाले हैं, ये अभी हमने आपको बताया। और इनकी जो बुक है वो क्या है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इनकी बुक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि इनकी बुक का नाम क्या है, तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका उपनाम क्या है, किसका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उपनाम क्या है, तो सक्रिय अनुबंधन है, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन, स्किनर बॉक्स थ्योरी, ठीक। और अनुक्रिया उद्दीपन को ही हम क्या कहते हैं, RS थ्योरी, ठीक, क्या कहते हैं इंग्लिश में, RS थ्योरी। तो इन्होंने अनुक्रिया को क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है, उद्दीपन को महत्वपूर्ण नहीं माना है। और थॉर्नडाइक ने उद्दीपन को महत्वपूर्ण माना था, अनुक्रिया को नहीं, इसलिए उनकी आलोचना की है स्किनर ने कि उद्दीपन महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, ठीक। उन्होंने किस पर किया था प्रयोग, अपने बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे उसने पहले चूहे पर प्रयोग किया था 1938 में, स्किनर ने, BF स्किनर ने चूहे पर 1938 में प्रयोग किया था। और उसके बाद 1943 में कबूतर पर। यहाँ पे क्या था, उन्होंने एक बॉक्स बनाया था और उसमें एक चूहे को डाल दिया था, किसको, चूहे को, ठीक, एक चूहे को उसने डाल दिया था। और यहाँ पे एक क्या बनाया था, लीवर, एक बटन बनाया था और यहाँ पे एक ऐसे खुला था थोड़ा सा, और यहाँ पे उसका खाना रख दिया था। तो जो ये चूहा है जब ये बटन को दबाता तो उसका खाना जो है उसको मिल जाता, ठीक। फिर बटन को दबा, जब उसको भूख लगती थी तभी वो ये काम करता था। फिर वो बटन को पहले तो इधर उधर घूमा, कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उसने एक बार पता चला कि उसने बटन दबाने पर खाना मिलता है तो फिर उसने क्या किया, जब भूख लगती तो फिर बटन दबाता, फिर उसे खाना मिल जाता, फिर बटन दबाता, फिर उसे खाना मिल जाता। तो ये क्या है, जो है अनुक्रिया उद्दीपन है, ठीक, क्या है, अनुक्रिया उद्दीपन। और जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने बिल्ली पर किया था, एक पिंजड़े में बिल्ली को बंद कर दिया था और वहाँ पे क्या किया था, जब बिल्ली इधर उधर घूमती और पंजा मारती तो जो है उसे क्या होता, एक मछली, यहाँ पे मछली जो है मरी हुई मछली दिया जाता, मरी मछली यहाँ पे क्या था, उद्दीपन था, क्या था, उद्दीपक। लेकिन यहाँ पे जो है, जो चूहा है वो अनुक्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तब उसको क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, ठीक, बटन दबा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, भोजन मिल रहा है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि उद्दीपक का क्या किया है, आलोचना की है कि पहले उद्दीपक नहीं रहेगा, पहले उसने क्या किया, अनुक्रिया, R, ठीक, उसके बाद S, R का मतलब अनुक्रिया और S का मतलब क्या है, उद्दीपक। तो उन्होंने क्या कौन सी थ्योरी दी है, स्किनर ने RS थ्योरी, ठीक, इसलिए इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, किसको, अनुक्रिया को, उद्दीपक को न महत्वपूर्ण मानते हुए अनुक्रिया को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करता था, बॉक्स बनाया उन्होंने, एक लीवर उसमें लगाया, फिर लीवर को वो दबाता था, फिर बॉक्स खुल जाता था और उससे क्या होता था, भोजन प्राप्त हो जाता था चूहे को। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो अभी हमने बताया वही दिया है कि इस सिद्धांत में स्किनर ने RS थ्योरी को SR थ्योरी को RS थ्योरी में बदला है। SR थ्योरी किसकी थी, तो थॉर्नडाइक की थी, और इसी थ्योरी को इन्होंने RS थ्योरी में चेंज कर दिया। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन पुनर्बलन के साथ संबंधित है, किसके साथ, पुनर्बलन के साथ संबंधित है। और अगर पूछ लेगा कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया है, CL हल ने दिया है। किसने दिया है, CL हल ने, ठीक, CL हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। और उनकी बुक थी कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, CL हल के भी बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पे पहले हम स्किनर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन पुनर्बलन के साथ संबंधित है। इसका मतलब है कि स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है, ना कि उद्दीपन के साथ। अभी हमने आपको बताया था कि जो उन्होंने किसको महत्वपूर्ण माना है, तो अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना है, उद्दीपन को नहीं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है, ना कि उद्दीपन से। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए
यहाँ पे कह रहा है कि स्किनर ने अधिगम से संबंधित अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स बनाया था जिसे स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं? स्किनर बॉक्स। जो जिसमें चूहे को रखा गया था उसे क्या कहते हैं? स्किनर बॉक्स। ठीक, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि जो बॉक्स उन्होंने बनाया था उसे क्या कहते हैं? स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, पुनर्बलन जो है उसको स्किनर ने दो भागों में बांटा है। पुनर्बलन को दो भागों में बांटा है। तो चलिए, एक है हमारा सकारात्मक पुनर्बलन और एक है नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक, तो सकारात्मक में देखिए क्या होता है। क्या कह रहा है कि वे उद्दीपन जो सक्रिय अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन होता है। जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, भोजन आदि प्राप्त होने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? जैसे एक बच्चा है, उसने गणित में कम अंक लेकर आया। ठीक, क्या वो गणित में कम अंक लेकर आया? तो जब वो अपने स्कूल गया और वहाँ पे जो अध्यापक है उन्होंने पूछा, तो देखिए अब अध्यापक जो है वो सकारात्मक पुनर्बलन भी दे सकता है और नकारात्मक भी दे सकता है। अब सकारात्मक में वो कैसे देगा कि चलो कोई बात नहीं, आगे से तुम अच्छा करोगे। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आगे से तुम अच्छा करोगे और भी अच्छा, अच्छे से पढ़ो और भी अच्छा आप करेंगे और भी अच्छा नंबर लेकर आएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? सकारात्मक। तो बच्चा जो है और भी जो है वो करेगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा और जो है अच्छा नंबर लेकर आएगा। ठीक, लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है? वही अध्यापक अगर ये कह दे कि तुमसे होगा ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते हो, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तो बच्चे में क्या हो जाएगी? हीन भावना आ जाएगी और वो कहेगा कि जब होगा ही नहीं तो हम क्यों करें। ठीक, जब होगा ही नहीं तो हम क्यों करें। तो ये क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है। तो वही इसमें कहा गया है। पुरस्कार, प्रशंसा, भोजन आदि क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन। और दंड और निंदा करना ये सब क्या है? तो नकारात्मक पुनर्बलन। यहाँ पे देखिए, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ उन पुनर्बलन से है जो प्रतिक्रिया की संभावना को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। अर्थात इनके प्रयोग से जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, उसकी अनुक्रिया जो है, अनुक्रिया का मतलब क्रिया जो है, जो वो करना चाहता है वो क्या हो जाता है? उसमें कमी आ जाती है। ठीक, जैसे उसको दंड देना, निंदा करना उसकी, और उसको प्रोत्साहित ना करना, ये सब क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है। तो दोनों ही प्रकार के पुनर्बलन क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, दोनों प्रकार के पुनर्बलन क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में शिक्षा का महत्व क्या है? तो इसका प्रयोग जो है बालकों के शब्द भंडार में क्या करता है? वृद्धि करने के लिए किया जाता है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। ठीक, और इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने की गति और सफलता दोनों मिलती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? जैसे कोई कार्य दिया गया है बच्चों को, तो वो क्या करेंगे? छोटे छोटे भागों में बांट देंगे, उसके बाद करने के लिए कहेंगे, तो क्या होगा? उनकी गति बढ़ेगी और उनको सफलता भी मिलेगी। आगे देखते हैं। कह रहा है, स्किनर का मत है जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। ये बात तो सही है कि जो है जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है तो हमें और भी उत्साहित होते हैं हम कि हमें और जो है काम करना चाहिए जिससे हम और सफलता मिले। ठीक, और उससे क्या होता है? संतोष भी मिलता है कि हमने ये काम किया और हमें सफलता मिली। और आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है, इसमें पुनर्बलन को क्या मिलता है? बल मिलता है। अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को क्या मिलता है? बल मिलता है। तो जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही क्या मिलेगा हमें? जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका अभ्यास हम करेंगे तो हमें और भी आता जाएगा वो काम। ठीक, तो वही यहाँ पे कह रहा है। बस आज के लिए इतना ही। और स्किनर जो है उन्होंने हमें इतना याद रखना है कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उसको और किन किन नामों से जाना जाता है और वो कहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने किस किस पर जो है प्रयोग किया है। तो अगर पूछेगा कि स्किनर ने पहले ये तो नहीं पूछेगा कि पहले प्रयोग किस पर किया। अगर पूछ लेगा तो चूहे पर, बाद में कबूतर पर। लेकिन अगर पूछ लेगा कि स्किनर ने प्रयोग किस पर किया है तो हम क्या लगाएंगे? पहले चूहे पर। ठीक, तो चूहा जो है हमारा आंसर होगा।
बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।